दोस्तों, हिंदी साहित्य में व्याख्या याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप आईएएस दें या पीसीएस दें, व्याख्या को ढंग से कर लेने का अर्थ है कि कम से कम 40 से 50 अंकों को आप सुरक्षित कर लेते हैं। खूब कटने के बाद भी यदि आपने ढंग से व्याख्या लिख दिया तो मान के चलिए कि 25 से 30 अंक आप व्याख्या में अर्जित कर सकती हैं। याद रखिए, छोटे प्रश्नों पर अंक ज़्यादा नहीं कटते यदि आपने बहुत ढंग से लिख लिया। जैसे 25, 30 या 40 नंबर का प्रश्न है तो बहुत अच्छा लिखने पर भी आपको देखिएगा कि 16 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, खूब मिले तो 20 नंबर, 40 नंबर के प्रश्न में पीसीएस वगैरह में। लेकिन वही छोटे प्रश्न हैं, अगर 10-15 नंबर के हैं तो भी एग्जामिनर आप देखिएगा कि 7, 8, 9 ऐसे नंबर दे सकता है। इसका अर्थ है कि व्याख्या के प्रश्न बहुत बड़े नहीं होते, तो अगर इनको हम ढंग से कर ले जाएं तो याद रखिए कि इनसे हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, आज इसी सिलसिले में हम लोग निराला की व्याख्या को देखने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चाहे आप आईएएस दे रहे हों, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, चाहे आप यूपी पीसीएस, इनकी 3 कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा, ऐसे तो कई कविताएं हैं, राग विराग में संकलित हैं, लेकिन हमारे लिए परीक्षोपयोगी ये 3 कविताएं हैं। पहली है राम की शक्ति पूजा, दूसरी कुकुरमुत्ता, और तीसरी कविता है सरोज स्मृति। दोस्तों, निराला की पंक्तियों की व्याख्या, तो पहली बात तो यही याद रखिए कि व्याख्या पंक्तियों की नहीं करते, रचनात्मक उद्देश्य की व्याख्या करते हैं, रचनात्मक दर्शन की व्याख्या करते हैं, रचना दृष्टि की व्याख्या करते हैं। जिन परिस्थितियों में और जिन धाराओं में वह व्याख्या लिखी गई है उनकी हम व्याख्या करते हैं। यानी छायावादी रचनाकार थे निराला। अगर छायावाद की विशेषताओं को आप ढंग से जानते हैं तो उनकी व्याख्या और आसान हो जाएगी। दोस्तों, निराला की पंक्तियों की जब भी व्याख्या करें तो कुछ खास बातों को याद रखिए। एक तो निराला का संबंध छायावाद से रहा है। छायावादी कविता मुक्त छंद की कविता रही है, यानी छंदों का बंधन यहाँ स्वछंद हुआ। आपने कई कविताएं सुनी होगी। पंत जी लिखते हैं कि तुम जन जन में वहन कर सको मेरे विचार, वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। तो यानी अलंकार भी कमज़ोर हो रहे थे छायावाद से। इसलिए आप देखेंगे कि छायावाद में कुछ पश्चिमी अलंकार आए, जैसे विशेषण विपर्यय, मानवीकरण। और दूसरी बात कि यहाँ छंदों के बंधन भी ढीले हो गए। उसी पंत जी की पंक्ति है, उस पर ध्यान दीजिए। अब खुल गए छंद के बंध और प्रास के रजत पाश। ये प्रास अलंकार है, यानी अलंकारों के बंधन भी खुल गए और छंदों के बंधन भी खुल गए। अब वाणी हुई मुक्त और कविता आयास। यही वजह है कि जब छायावाद पर आप लिखें या निराला की कविता पर व्याख्या ही क्यों न लिखें, बड़े प्रश्न में तो लिखें ही, छायावाद का स्वर बंधन विरोधी है। इसलिए छायावादी कविता बंधन विरोधी कविता का नाम है। अब नगेंद्र की परिभाषा भी अगर आपको याद हो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो विद्रोही भी कविता है यह।
एक तो मुक्त छंद है, ऊपर से अलंकार अब नए आ गए, पश्चिमी आ गए। तीसरी बात कि छायावाद में आपको बिंबों और प्रतीकों का सघन प्रयोग देखने को मिल सकता है। निराला की कविता में आप देखेंगे कि विराट बिंबों की भी योजना है और अत्यंत सूक्ष्म लघु बिंबों की भी योजना है। यदि छायावाद को आप समझ रहे हैं तो याद रखिए कि छायावाद साम्राज्यवाद के विरोध में एक साहित्यिक आंदोलन है, पूंजीपति शोषण के विरोध में, या यूं कहें अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के विरोध में एक साहित्यिक आंदोलन है। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को कहने के लिए एक तो छायावाद में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया, और दूसरी बात कि छायावाद में अपनी बातों को रखने के लिए निराला जैसे रचनाकारों ने प्रतीकों और बिंबों का सहारा लिया। राम की शक्ति पूजा को यदि आप देखिए तो उसमें राम राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं, यानी उस दौर में, पराधीनता के दौर में जो राष्ट्रीय जनता संघर्ष कर रही थी, स्वाधीनता के लिए, मुक्ति के लिए छटपटा रही थी, राम उसी संघर्षरत जनता के प्रतीक। सीता भारत की अपहृत स्वतंत्रता के प्रतीक रही, और रावण जाहिर सी बात है अंग्रेजों का प्रतीक रहा होगा। तो निराला की कविता में आप प्रतीकात्मकता भी देख सकते हैं, मुक्त छंद देखेंगे, लाक्षणिकता देखेंगे, बिंबों। ये बिंब क्या है? बिंब कहते हैं किसी भी अमूर्त भाव को मूर्त रूप देने वाले विधान को। अब जरा समझिए, राम की शक्ति पूजा में ही न केवल चाक्षुष, श्रव्य, दृश्य, घ्राण जैसे बिंबों का प्रयोग देख सकते हैं, बल्कि आप विराट बिंबों का भी प्रयोग देख सकते हैं। पार्वती के चित्रण के लिए निराला, पार्वती यानी महाशक्ति दुर्गा, तो उन्होंने महाशक्ति को प्रकृति की शक्तियों में तलाशने की कोशिश की। अब निराला के राम कहते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर सुंदर। तो प्रकृति की पांचों शक्तियों में पर्वत को ही पार्वती की देह मान लेते हैं, आकाश को ही पार्वती यानी शक्ति का मस्तक, 10 दिशाओं को महाशक्ति दुर्गा की 10 भुजाएं मान लेते हैं, सागर यानी जल तत्व को प्रकृति के पैर या सिंह मान लेते हैं। तो संपूर्ण प्रकृति को ही पार्वती मान लेना, ये उनकी विराट कल्पना, विराट बिंबीकरण का उदाहरण रहा है। और फिर आप देखेंगे कि टपकता मकरंद बिंदु, इस पंक्ति के माध्यम से चूता मकरंद बिंदु, मकरंद कहते हैं शहद को, पार्वती कल्पना है इसकी सुंदर। फिर एक बार उन्होंने पार्वती के लिए शहद की बूंद, उससे चर्चा की, यानी पार्वती का बिंब गढ़ने के लिए एक बार संपूर्ण प्रकृति को खड़ी करते हैं, विराट चित्रण, और दूसरी बार उसी पार्वती की चर्चा शहद बूंद से करते हैं। कहते हैं कि ये जो वनस्पतियां हैं पेड़ों पर, पहाड़ों पर उगी हुई, वास्तव में पहाड़ यानी पर्वत की संतान ही तो पार्वती हैं। तो पर्वत पर उगी हुई वनस्पतियां भी तो पार्वती हैं, और उनसे टपकने वाली शहद की बूंदें भी पार्वती हैं। तो ये निराला की कल्पनाशीलता है। छायावादी कविता में आप कल्पनाशीलता भी देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये तो मान लीजिए किसी भी व्याख्या में विशेष लिखने लगते हैं कि भाई छायावादी कविता है तो तत्समनिष्ठ भाषा है। कैसी भाषा है? लाक्षणिकता का प्रयोग है, बिंबों प्रतीकों का प्रयोग है, मुक्त छंद शैली है, फिर दिखाएंगे पश्चिमी अलंकारों का प्रयोग है। लेकिन इनके अलावा भी जब व्याख्या की शुरुआत करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिएगा आप कि निराला यदि छायावाद से जुड़े रहे तो छायावाद को उद्घाटित करने के लिए, इनको मैं मिटा रहा हूँ,
छायावाद को उद्घाटित करने के लिए दोस्तों आपको व्यक्तिवाद की चर्चा करनी पड़ेगी, प्रकृति चेतना की चर्चा करनी पड़ेगी, नारी चेतना की बात आपको करनी पड़ेगी, रहस्यवाद की बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय जागरण की बात आपको करनी पड़ेगी, वेदनावाद, मैं शैली की बात करनी पड़ेगी, और तब जाकर के चाहे बड़ा प्रश्न हो या चाहे व्याख्या हो आप उसे लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा कि व्याख्या में भी छायावाद की विशेषताएं, जैसे व्यक्तिवाद, यदि आप व्यक्तिवाद या मैं शैली की चर्चा नहीं करते तो आपकी व्याख्या भी अधूरी रहेगी। जैसे मान लीजिए सरोज स्मृति की पंक्तियां बीपीएससी में है, अब बीपीएससी में सरोज स्मृति है और पंक्ति आ जाए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, या पंक्ति आ जाए, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कौन सी पंक्ति आ जाए, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। देखिए, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। अब किसी को यही नहीं पता है कि निराला का संबंध छायावाद से है, और छायावाद की सबसे पहली या सबसे मुख्य विशेषता व्यक्तिवाद या मैं शैली है, या अभिव्यक्ति की मैं शैली है, या आत्मा भी व्यक्ति है। तो फिर ना तो आप व्याख्या कर पाएंगे ना बड़े प्रश्न लिख पाएंगे। इसलिए जब सरोज स्मृति की व्याख्या करें और ऐसी पंक्तियां आपको दिखाई पड़ जाएं, जैसे माता की कुल शिक्षा दी मैंने, स्वयं पिता होकर के निराला कहते हैं कि पिता होकर के भी मैंने सुहाग सेज तेरा रचा। अब इसका क्या मतलब, ऐसी पंक्तियां हो तो इनका मतलब है कि सरोज स्मृति में भी निराला अपनी अन्य रचनाकारों की तरह व्यक्तिवाद को, अभिव्यक्ति की मैं शैली को या वैयक्तिकता को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि यह माना गया कि निराला की रचना में एक तरफ व्यक्तिगत भाव हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं सामाजिक भावों से टकराती हैं, और तीसरी तरफ राष्ट्रीय और दार्शनिक भावों से टकराती हैं। यानी निराला की कविता में भाव संसार, जो भाव है, जो अर्थ है, वो 3 स्तरों पर है। व्यक्तिगत स्तर पर भी है, सामाजिक स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक एक बात कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम के काले घने बालों के पीछे से उनकी झांकती 2 आँखें। हाँ, वो पंक्तियाँ थी ना, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार। तो राम के काले घने लंबे बालों के पीछे से राम की झांकती 2 आँखें वास्तव में निराला की आँखें थी। समझिए। अब यदि सरोज स्मृति की बात करें तो सरोज स्मृति अपने आप में एक रचना भी है, और दूसरी तरफ यह पुत्री की याद भी है। यानी सरोज एक तरफ पुत्री भी है और एक तरफ निराला की रचना भी है। ठीक उसी प्रकार सरोज स्मृति को लिखने वाला एक कवि भी है, एक रचनाकार भी है और एक पिता भी है। इसलिए आप देखेंगे कि एक तरफ निराला इसमें अपने व्यक्तिगत पराजय की बात करती है, किस प्रकार
कवि जीवन में, साहित्यिक जीवन में सतत उन्हें संघर्ष झेलना पड़ा और तब कहते हैं कि व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार, या एक साथ शतघात घोरण, चले आते थे मुझ पर तोरण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। और फिर इसलिए व्यक्तिगत पराजय, संघर्ष करते करते मानो निराला दम तोड़ने की स्थिति में हो, फिर भी महाप्राण थे निराला, खड़े रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो मैं नहीं कही। और इसी कविता में फिर कहते, मैं कवि हूँ पाया हूँ प्रकाश। पुत्री की मौत ने भी निराला को अत्यंत अपार असह्य इस पीड़ा को तो दिया, लेकिन निराला को टूटने नहीं दिया, कहीं न कहीं से उन्हें प्रकाशित किया काव्य जीवन में, साहित्यिक जीवन में। इसीलिए कहते हैं, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। हे मेरी पुत्री, मैं एक बाप तो निरर्थक था, लेकिन कवि निरर्थक नहीं था। मैं जानता था कैसे पैसा कमाया जाए, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काए। कहीं मेरे हाथों राष्ट्रीय हितों की बलि न चढ़ जाए, मानवता की बलि न चढ़ जाए। लख न सका वे दृग विपन्न, किसी गरीब का मुझसे अहित न हो जाए। इसलिए जानते हुए भी कि स्वार्थ समर मैं हार रहा हूँ, और हे पुत्री, तुम्हारे इलाज के लिए एक ढेले तक का पैसा नहीं है, फिर भी मैं हारता रहा। तो निराला एक तरफ व्यक्तिगत पराजय की कथा जरूर लिखते हैं, व्यक्तिगत दुख दर्द, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामाजिक भावों को व्यक्त नहीं करते। आप देखेंगे सरोज स्मृति में भी जातिगत रूढ़ियों पर, दहेज जैसी कुप्रथा पर जमकर प्रहार करते हैं। लिखते हैं, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर, खाकर करें पत्तल में छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। वे जो जमुना के से कछार, पद फटे बेवाए के, जबरदस्त प्रहार करते हैं। स्वयं कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज पर ही प्रहार करते हैं कि किस प्रकार इनका मुख दहेज मांगने के लिए खुला हुआ रहता है। तो भला ऐसे दहेज लोभियों के यहाँ बेटी क्यों ब्याह? इसलिए पुत्री का विवाह आदर्श विवाह के रूप में करते हैं, यहाँ तक कि शादी और फेरे के मंत्र भी स्वयं पढ़ते हैं। समझिए क्या साहस है पिता में, जो अपनी पुत्री का सुहाग सेज स्वयं सजाए, स्वयं रचे। गजब का साहस। इसलिए ये जो अभिव्यक्ति है वह अपनी हर अच्छाई बुराई को व्यक्त करने की क्षमता देती है। यही मैं शैली है, यही आत्माभिव्यक्ति है, यही व्यक्तिवाद है। निराला कहते भी हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी जन भाई। दुख की पीड़ा पड़ी हृदय में, झट वेदना बन उमड़ आई। तो ये जो अभिव्यक्ति की मैं शैली है, चाहे निराला की कोई रचना हो, उसे उठाएं तो आप देखेंगे कि 3 स्तर पर, एक तो व्यक्तिगत पीड़ा की बात करते हैं, सामाजिक समस्याओं की चर्चा करते हैं, और राष्ट्रीय हितों की बात। निराला जानते हैं कि साहित्य उस समय का कहीं ना कहीं राष्ट्र से भटक गया था, इसीलिए निराला बात बात पर कुछ चीज़ों को व्यक्त करते हैं। संपादकों को निरानंद कहते हैं। लिखते हैं, तब भी व्यर्थ ही जीवन में मैं व्यस्त, लिखता रहा अबाध गति मुक्त छंद, किंतु संपादक गण निरानंद। लौटा देते मेरी रचना, दे 1-2 पंक्ति में उत्तर। जाहिर सी बात है कि निराला की रचनाएं राष्ट्रीय हित के लिए लिखी जाती थीं। उनमें श्रृंगारिकता नहीं थी, उनमें स्थूल मांसलता, यानी किसी को खुश करने के लिए कविता अभिसारिका नहीं थी उनकी। दरबारी प्रयोजन से जुड़ी उनकी कविता चाटुकारिता से भरी नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं
दबे स्वर में एक आक्षेप था, एक प्रहार था, सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ करने का एक दुस्साहस भी था। और साथ ही राष्ट्रीय जागरण, नवजागरण के प्रसार की उनकी चेतना भी अभूतपूर्व थी। तो दोस्तों, जब आप व्याख्या करें, चाहे किसी भी पंक्ति की हो, तो कुछ बातों को याद रखिए। तो पहली बात, व्याख्या करते समय निराला में व्यक्तिवाद को लेकर के आए। दूसरी बात लेकर के आए कि निराला की रचनाएं न केवल अपने समय के समाज यानी युगीन परिस्थितियों की चर्चा करती हैं, बल्कि शाश्वत समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। निराला की कविता न केवल तात्कालिक प्रसंगों से जुड़ी हुई हैं, आप देखें कि इनकी कविताएं हर युग के लिए फिट बैठती हैं। चाहे निराला के काल का भारत हो, चाहे औपनिवेशिक भारत हो, चाहे राम के काल का भारत हो या आज का भारत। यदि राम की शक्ति पूजा देखें तो उसकी पंक्तियां हैं, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। कहते हैं राम मित्रवर विजय होगी ना समर, क्यों? अन्याय जिधर है शक्ति उधर। देखा है ले रावण को अंक, नभ में अशंक जैसे शशांक। शशांक, शशांक कहते हैं चंद्रमा को। इसीलिए लिखते हैं निराला अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, बताते हैं कि जिस प्रकार महाशक्ति दुर्गा रावण जैसे कलंक को अपनी गोद में धारण की हुई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक दौर की महाशक्तियाँ आतताइयों, अपराधियों को संरक्षण देती आई हैं। राम के काल में महाशक्ति दुर्गा ने रावण को संरक्षण दिया। यदि आप निराला का समाज देखें, औपनिवेशिक भारत को देखें, तो अंग्रेज जैसे आतताइयों के पक्ष में देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों के पक्ष में उस काल में रूस जैसी महाशक्तियां खड़ी थीं। इसलिए प्रत्येक दौर की पीड़ा है, यही विडंबना है। और आज आप देखें तो अपराधियों के पक्ष में, अत्याचारियों के पक्ष में आज की महाशक्ति राजनीति यानी लोकतंत्र खड़ा है। राजनीति संरक्षण दे रही है खुलेआम, बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के, निर्लज भाव से राजनीति ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और खुली आंखों से हम और आप सब कुछ देख रहे हैं तमाशा। कहीं एनकाउंटर देख रहे हैं तो क्यों हुआ एनकाउंटर, समझा जा सकता है बहुत से राज दफन हैं उनमें। आज हम लोग बात करते हैं निबंध में अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण। ये है क्या? इसलिए जब दूसरी बात करें तो कहें कि निराला की रचनाएं न केवल युगीन परिस्थितियों की बात करती हैं, बल्कि उनमें शाश्वत मूल्यों की स्थापना देखी जा सकती है। समझिए दोस्तों, फिर जब आए तो निराला की किसी भी पंक्ति की व्याख्या करते समय एक बात पर और जरा ध्यान रखिएगा कि इनकी रचना में एक तरफ प्रकृति चेतना है, और वह प्रकृति चेतना कैसी है? निराला अद्वैत भाव से जुड़े हुए हैं। निराला पर कहीं ना कहीं वेदांत के अद्वैतवाद का प्रभाव रहा है। निराला जैसे छायावादियों ने माना कि वही समाज शक्ति संपन्न होगा जिसके पक्ष में प्राकृतिक शक्तियां हैं। इसलिए निराला को देखिएगा राम की शक्ति पूजा में भी, और कहीं ना कहीं कुकुरमुत्ता में भी, और इतना ही नहीं सरोज स्मृति में भी प्रकृति के कई रूप उद्घाटित करते हैं। सरोज स्मृति में अपनी पुत्री का जब सौंदर्य वर्णन करते हैं तो आप देखिए कि कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर में लावण्य का भार उतर के आया है। कहते हैं बाल केलियों का कर प्रांगण, और कुंज में तुम्हारा
किस प्रकार तुम प्रांगण को पार करके कुंज में और वन में प्रवेश यानी शैशवावस्था को पार करके यौवनावस्था में आना। राम की शक्ति पूजा को जब देखिएगा तो उसमें संपूर्ण प्रकृति को ही महाशक्ति के रूप में देखने की कोशिश की गई है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, पीछे अप्रतिहत गरज रहा अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। आप देखिएगा तो इन पंक्तियों में प्रकृति की पांचों शक्तियां हैं। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, गगन यानी आकाश, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, पवन हवा वायु तत्व, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, भूधर धरती तत्व क्षितिज तत्व, पीछे अप्रतिहत गरज रहा अम्बुधि विशाल, अम्बुधि यानी सागर जल तत्व, और केवल जलती मशाल अग्नि तत्व। कहीं न कहीं निराला संकेत देते हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम यदि निराश हैं तो उनके पक्ष में प्राकृतिक शक्तियों के संतुलन का अभाव है। रावण के पक्ष में प्राकृतिक शक्तियां हैं, राम के पक्ष में अभी नहीं। और फिर आप देखें तो यही उनका अद्वैत भाव, किसका? निराला का अद्वैत भाव कहीं निर्गुण और सगुण के बीच एकीकरण की कोशिश करता है, तो कहीं आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विचारधारा। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य। हनुमान बैठे हैं राम के चरणों, और राम के बैठने की कुछ दशा ऐसी है कि दाएं हाथ की हथेली पर उनका बायां पांव जमा हुआ है और दाएं पांव पर बायां हाथ टिका हुआ है। बाएं में दायां और दाएं में बायां, समझिए दक्षिण में वाम और वाम में दक्षिण, साधना मध्य भी साम्य कपि गदगद, पापूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप धाम। हनुमान राम के चरणों में बैठे हैं और देखते हैं कि अरे राम के बैठने की दशा कैसी है, क्या अद्भुत समता है। ऐसा लगता है कि युग अस्ति, अस्ति यानी सगुण, नास्ति यानी निर्गुण। मानो ये राम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, यही सच्चिदानंद सच्चित आनंद, तीनों के अद्वैत हैं, तीनों के सामंजस्य हैं। ये पूर्ण इसलिए हैं क्योंकि लगता है निर्गुण भी और सगुण भी दोनों रूप इन्हीं में समाहित हैं। आपको क्या लगता है कि निराला निर्गुण और सगुण भक्ति की चर्चा कर रहे थे? निराला की रचनाएं याद रखिएगा, व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक भावों को ही नहीं, सभी स्तर पर राष्ट्रीय भावों को रखती हैं। 1935-36 में रचनाएं लिखी गई थी। उस समय भारत गुलाम था, हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु हर स्तर पर कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे, कहीं ना कहीं असफल हो रहे थे। राम की शक्ति पूजा में, सरोज स्मृति में निराला इसे लिखते भी हैं, व्यर्थ हो गया जीवन में रण में गया हार। या राम की शक्ति पूजा में, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही शोध। या फिर लिखते हैं, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। जैसे राम की शक्ति पूजा में राम रावण पर प्रहार करते हैं और उनके सभी प्रहार लक्ष्य से भटक जाते हैं। राम कहीं ना कहीं अपने को धिक्कार उठते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय जनता भी धिक्कार उठती है कि उसके सभी प्रयास, असहयोग आंदोलन देखें तो मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी आंदोलन एक पर एक करके सिपाही विद्रोह विफल होते जा रहे थे। राष्ट्रीय जनता मानो छटपटा उठी थी, निराशा से भर उठी थी। जैसे राम की शक्ति पूजा में राम निराश हैं, उन्हें लग गया है मित्रवर विजय होगी न समर,
कहते हैं सभासदों से राम कि दोस्तों लगता है कि युद्ध में जीत नहीं मिलेगी। ठीक यही दशा राष्ट्रीय जनता की थी। निराला भाव को ताड़ गए थे, निराला समझ गए थे कि राष्ट्रीय जनता का उद्देश्य तो एक ही है, स्वाधीनता, लेकिन हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे हैं, आपसी फूट और मतभेद के शिकार हैं। इसीलिए एक ही लक्ष्य है स्वाधीनता, बनिस्पत उसके लक्ष्य तो एक, किंतु हम आपस में बटे हैं। उस दौर में भी देखिए 35-36 में एक तरफ गांधीवादी शक्तियां थीं, गांधीवादी विचारों का सहारा लेकर आगे बढ़ रही थीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारी शक्तियां थीं। देखें तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव अभी 1931 में उन्हें फांसी मिली थी, लेकिन क्रांतिकारी शक्तियां इसका अर्थ कमजोर नहीं पड़ी थी, और भी लोग थे। यानी दोनों शक्तियों का उद्देश्य तो एक था, लक्ष्य एक था, लेकिन आपस में ये शक्तियां भटकी हुई थीं। क्रांतिकारी शक्तियों को हम लोग वामपंथ आज नाम देते हैं, हालांकि आज का वामपंथ हूबहू वो क्रांतिकारी पंथ नहीं है। उस पर आएंगे निराला की दूसरी कविता कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता के माध्यम से निराला आज के वामपंथियों पर व्यंग करते हैं। तो वामपंथी यानी क्रांतिकारी शक्तियां भी स्वाधीनता चाह रही थीं, और दक्षिणपंथी यानी गांधीवादी शक्तियां भी कहीं ना कहीं चाह रही थीं आज़ादी, लेकिन दोनों आपस में टकरा रही थीं। इसलिए स्वाधीनता का लक्ष्य हमें हासिल नहीं हो रहा था। आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा में हनुमान के द्वारा राम में निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का समाहार देखे जाने के माध्यम से निराला कहीं ना कहीं यह संदेश देते हैं कि यदि राष्ट्रीय शक्तियां आपसी फूट को छोड़कर एक हो जाएं, वैचारिक मतभेद को मिटाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो फिर आज़ादी दूर नहीं रहेगी। इसलिए देखेंगे कि इस रचना में अद्वैत का भाव, एक तो प्रकृति की पांचों शक्तियों के बीच अद्वैत करती हैं, ऊपर से निर्गुण और सगुण के माध्यम से राष्ट्रीय शक्तियों के बीच अद्वैत करते हैं, और फिर यदि आप देखें तो निराला कहीं ना कहीं प्रकृति के आंतरिक और बाह्य स्तर का भी अद्वैत करती हैं। कहते हैं कि निराला की कविता में प्रकृति दो रूपों में उद्घाटित है, एक आंतरिक स्तर पर, एक बाह्य स्तर पर। आंतरिक प्रकृति हमारा मन है, स्वभाव है, और बाह्य प्रकृति वातावरण है। प्रकृति नेचर को कहते हैं, एक भीतर भी नेचर, एक बाहर भी। निराला के राम इसलिए उदास हैं क्योंकि भीतर की प्रकृति स्वभाव के कारण भीतर से निराश हैं, इसलिए बाहर की प्रकृति उन्हें डरा रही है। आकाश घना अंधकार उगल के डरा रहा है, सागर जल तत्व बार बार गरज करके उन्हें डरा रहा है। तो निराला कहीं ना कहीं संदेश देते हैं राष्ट्रीय जनता को राम के माध्यम से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम मन से अपने आप को प्रबोधित कर लें, अपने आप को ओज और जोश से भर लें, तो फिर कौन हराएगा। इसलिए आप देखेंगे पंक्तियां हैं, वह एक और मन रहा राम का जो नहीं थका। भाई हमें मन से दीनता, पलायन जैसे भावों को छोड़ना होगा, मन को एकाग्र करना होगा। इसलिए आप देखेंगे कि निराला की रचनाओं में मन के दोनों भावों के बीच भी अद्वैत है। पकड़े रहना दोस्तों, ये बहुत बड़ा सूत्र है। मन के दो हिस्से हैं, हृदय और बुद्धि। राम की शक्ति पूजा में आप देखें तो इन दोनों के बीच सामंजस्य है। एक भावुक मन है, एक बौद्धिक मन है। मन का ही दो हिस्सा है, भावुकता, बौद्धिकता, इन दोनों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। पंक्तियां देखिए, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा संशय। जाहिर सी बात है कि राघवेंद्र तो स्थिर है, लेकिन उनका जो भावुक मन है संशयग्रस्त है, इसी के कारण राम निराश है। और फिर उधर देखिए, यह है उपाय माता कहा करती थी सदा राजीव नयन।
रचना के अंत में राम साधना कर रहे हैं और साधना में आप देखेंगे 108वां कमल दल शक्ति के द्वारा, दुर्गा के द्वारा मध्य रात्रि को हर लिया जाता है। अब राम को लगने लगता है कि यदि 108वें कमल दल को नहीं चढ़ाया तो शक्ति की साधना पूरी नहीं होगी, और यदि आसन से उठ करके उस कमल दल के लिए कहीं भटकूं तो जाहिर सी बात है कि साधना यहीं भंग हो जाएगी। और तब उनका बौद्धिक मन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि माता कहा करती थी सदा राजीव नयन, शेष हैं अभी 2 नील कमल। मेरी माँ मुझे बचपन से राजीव नयन कमल नयन बुलाई, हे माँ हे दुर्गा अभी भी मेरे पास 2 नील कमल हैं। करता हूँ पुरस्चरण देकर एक, अपनी दाईं आँख को ही नील कमल बना करके शक्ति के चरणों में अर्पित करने को तत्पर हो जाती हैं। तो समझिए मन के दोनों हिस्सों के बीच भी अद्वैत है, हृदय और बुद्धि। प्रकृति में भी अद्वैत है, प्रकृति के 2 हिस्से आंतरिक और बाह्य प्रकृति, उनमें भी अद्वैत है, सामंजस्य। और प्रकृति की 5 शक्तियाँ क्षितिजल पावक गगन समीर, ये 5 शक्तियाँ भी यदि अद्वैत से जुड़ जाएं तो निराला छायावादी रहे हैं। छायावादियों ने माना कि प्रकृति तभी सुंदर है जब उसकी शक्तियों में सामंजस्य है। यदि शक्तियां आपस में बिखर गईं, असंतुलित हो गईं, तो याद रखिए जीवन घाती साबित होंगी। इसलिए आप देखेंगे कि प्रसाद भी प्रकृति का सुंदर और भयावह दोनों रूप उद्घाटित करते हैं। एक तरफ कहते हैं यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, और वही प्रसाद फिर प्रकृति पर कहते हैं पंचभूत का, 5 भूत प्रकृति की 5 शक्तियाँ, पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओं के सकल निपात। दोस्तों इतना ही नहीं, निराला की कविता में अद्वैत का आलम यह है कि आप देखें तो और भी इसके स्तर हैं। जैसे निराला के राम जब शक्ति की साधना करते हैं दोस्तों, तो योग और भक्ति दोनों का अद्वैत करते हैं। एक तरफ हठ योग साधना कुंडलिनी जागरण के द्वारा चक्र से चक्र ऊपर बढ़ना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र, संगम चक्र, ब्रह्म चक्र। और दूसरी तरफ बाह्य पूजा भक्ति विधान, एक जाप करके, एक माला देवी दुर्गा के नामों का गुणगान करके और फिर एक कमल चढ़ाते हैं। यानी एक तरफ सगुण भक्ति, बाह्य भक्ति, और दूसरी तरफ योग, आंतरिक भक्ति। याद रखिए योग रहस्यात्मक भक्ति है और जो सगुण भक्ति है वो बाह्य भक्ति है। इसलिए इसमें बाह्य पूजा विधान है। बाह्य पूजा विधान को देख करके ही लोग कहते हैं कि सगुण भक्ति का एक रूप बाह्य आडंबर पर आधारित है, कर्मकांड मूलक है। लेकिन निराला चाहते थे कि न तो समाज में भेद बना रहे, न भक्ति में भेद रहे, न राष्ट्र में भेद रहे। इसलिए उन्होंने साधना की भी एक ऐसी पद्धति बताई कि जो आडंबर और कर्मकांड पर आधारित न हो, और ऐसी ही साधना जिनमें दोनों भाव जुड़े हों, योग भी हो भक्ति भी हो, इसे समाराधन कहते हैं। समान आराधन, यही दृढ़ आराधन है। जामवंत राम की शक्ति पूजा में राम को सुझाव देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। अशुद्ध होकर भी रावण यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम उसे कर सकोगे ध्वस्त। रावण तो आराधन करने वाला था, रावण तो पारंपरिक शक्ति की साधना करने वाला था। रावण आराधन और पारंपरिक शक्ति की साधना के द्वारा सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति चाहता था, इसलिए वह समाज को डराना चाहता था।
और जामवंत कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तुम पारंपरिक शक्ति नहीं मौलिक शक्ति की साधना करो, प्रकृति को ही तुम शक्ति मान लो, दुर्गा मान लो। यदि देखा जाए तो आज वही समाज वही राष्ट्र शक्ति संपन्न है जिसके पक्ष में प्राकृतिक संसाधन है। इसीलिए राम समझ जाते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर, पार्वती कल्पना है इसकी सुंदर। राम समझ जाते हैं, पर्वत को ही पार्वती की देह मान लेते हैं, आकाश को ही मस्तक, यानी संपूर्ण प्रकृति में ही उन्हें पार्वती शक्ति नजर आती है। तो जामवंत का सुझाव है कि आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से। रावण तो आराधन के द्वारा समाज को डरा रहा था, किंतु राम दृढ़ आराधन लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए दृढ़ आराधन करते हैं। रावण की जो साधना है वो आराधन पर टिकी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं कर्मकांड है, दिखावा है, बाह्य भक्ति है। लेकिन राम जो समाराधन करते हैं, दृढ़ आराधन, उसमें आंतरिक भक्ति यानी योग भी है, रहस्यात्मक साधना, और बाह्य सगुण भक्ति भी है। समझिए, इसलिए यह शक्ति की मौलिक साधना है, समाराधन पर आधारित साधना है, दृढ़ आराधन है। राष्ट्रीय जनता को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना था। अब सोचिए, निराला की कविताएं न केवल युगीन परिस्थितियों की चर्चा करती हैं, बल्कि शाश्वत समस्याओं पर उनकी रचनाएं शाश्वत रही हैं, हर युग में प्रासंगिक। आज आप लोग सतत विकास की बात कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे संभव है? संभव है एक तरफ हमारी भावुक ऊर्जा यानी हमारी भावना, और दूसरी तरफ हमारी बौद्धिकता यानी वैज्ञानिक ऊर्जा के सामंजस्य से। हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास भावना है, हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, और पश्चिमी जगत के पास वैज्ञानिक ऊर्जा है, बौद्धिक ऊर्जा है। भारतीय समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब हम आध्यात्मिकता में वैज्ञानिकता को जोड़ें, भावुकता में बौद्धिकता का सामंजस्य करें। याद रखिए, बहुत जरूरी है कि हम भावुकता के साथ बौद्धिकता का भी सामंजस्य करें। और दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई यदि हम जीते, अंग्रेजों को हम खदेड़ पाए, तो याद रखिए, हम जिस नवजागरण को लेके आगे बढ़े थे, प्रबोधन को, उसमें भी दोनों ऊर्जाएं सामंजस्य से जुड़ी थी। कहते हैं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। जरा याद कीजिए तो उस भव्य मूर्ति को, सिर पर भारतीय पगड़ी, गले में अंग्रेजी टाई, बात को समझिएगा, कमर के नीचे भारतीय धोती और कमर के ऊपर अंग्रेजी कोट। क्या कमाल का सामंजस्य था! भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों को मिलाकर ही नवजागरण की चेतना उद्दीप्त हो सकती थी। अंग्रेजों को भगाने के लिए सिर्फ हम आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेते तो वो कभी नहीं भागते। याद रखना, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन के खेमे में घुसकर उसकी कमजोरियों को जानकर ही उसे परास्त किया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी नवजागरण परक चेतना भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के अद्वैत से विकसित हुई थी, और निराला की सभी रचनाओं में यही अद्वैत भाव है। प्रकृति को जोड़ने की कोशिश, समाज को जोड़ने की कोशिश, राष्ट्र को जोड़ने की कोशिश। इसलिए बातों को जरा दोहराइए। निराला की व्याख्या करें किसी पंक्ति की तो व्यक्तिवाद है, उसमें युगीन परिस्थितियां हैं, शाश्वत मूल्यों की भी स्थापना है, न केवल व्यक्तिगत दुख दर्द और पीड़ा की चर्चा है बल्कि सामाजिक समस्याओं की चर्चा भी है, राष्ट्रीय दार्शनिक भाव भी हैं। निराला की रचना में प्रकृति चेतना भी है, अद्वैत भाव है। यह अद्वैत कितने स्तर पर? प्रकृति के स्तर पर, साधना के स्तर पर, मानवता के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, योग और भक्ति
शांति के स्तर पर, मन, हृदय और बुद्धि के स्तर पर, और याद रखिए आध्यात्मिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना के स्तर पर। क्या कमाल का आइडियोलॉजी रहा है छायावाद का। जब आगे बढ़िए तो ये भी दिखाइए कि निराला की रचना में नारी चेतना, बात समझिए, यहाँ लिख रहा हूं नारी चेतना। निराला की ये तीनों रचनाएं नारी मुक्ति की कामना से भरी हैं। कुकुरमुत्ता में यदि आप देखें तो उसमें भी मानवतावाद है, नारी मुक्ति बेशक नहीं है, लेकिन राम की शक्ति पूजा। याद रखिए राम पत्नी की मुक्ति के माध्यम से नारी मुक्ति का संदेश देते हैं। हाय प्रिया जानकी का उद्धार हो न सका, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। और सरोज स्मृति में दोस्तों एक पिता पुत्री के लिए छटपटा रहा है, कहीं ना कहीं पत्नी की याद भी है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती मेरे वसंत की प्रथम गीति, स्वर्गीय प्रिया संगाया श्रृंगार रहा निराकार। देख रहे हैं पुत्री में कि श्रृंगार का जो निराकार रूप था वो पुत्री के रूप में साकार हो गया, और जीवन का जो वसंत था विवाह, उस वसंत की जो कोकिला है वो पुत्री के रूप में मानो साकार मूर्ति बन करके आई है। तो कहीं पुत्री के लिए मुक्ति और छटपटाहट का स्वर, कहीं पत्नी के लिए निराला की रचनाएं मानो नारी मुक्ति की कामना से जुड़ी। याद रखिए उस समय के सामंती समाज, औपनिवेशिक समाज में जहाँ पितृसत्ता अब भी मजबूत थी, नारी मुक्ति की कामना की गई। तो ये कुछ भाव हैं, उनको यदि आप ध्यान में रखें कि छायावाद की विशेषता पीड़ावाद है, निराला की रचनाओं में पीड़ा है। अब आप किसी भी रचना की व्याख्या कीजिए, अद्वैत है। मान लीजिए यही पंक्ति आ जाए कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो पूजन, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। रावण यदि अशुद्ध होकर भी कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम कर सकोगे उसे ध्वस्त। ये क्या है? कहीं ना कहीं अद्वैत का भाव, दृढ़ आराधन, समाराधन कि योग और भक्ति के द्वारा ही किसी भी साधना को संपूर्ण शक्ति की साधना। कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा। राम के पक्ष में शक्ति तभी आती हैं, दुर्गा तभी आती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। वो महाशक्ति दुर्गा राम के पक्ष में तभी आती हैं जब राम भावना और बौद्धिकता दोनों का सामंजस्य करते हैं। बात को समझिए। अरे हाँ या ना? या मान लीजिए पंक्ति आ जाए, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य। अब ऐसी भी पंक्ति हो तो आप अद्वैत भाव से व्याख्या कर सकती हैं। या पंक्ति हो, सरोज स्मृति से दुखी जीवन की कथा रही, या धन्य पिता मैं निरर्थक था, या वे जो जमुना के से कछार, या ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर करें पत्तल में छेद। तो आप ऐसी पंक्तियों की भी व्याख्या कर सकते हैं। किस भाव से? व्यक्तिवाद से, पीड़ावाद से, अभिव्यक्ति की मय शैली से। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? तो इन बातों को एक बार खूब इत्मीनान से सुनिए। अभी निराला पर व्याख्या पार्ट 2 हम लोग जरूर देखेंगे, जहाँ पंक्तियों को लिख करके शब्द के साथ, भावार्थ के साथ प्रतीकों को अधिक रूप में खोलने की कोशिश करेंगे, एक एक पंक्ति के माध्यम से। मान लीजिए पंक्ति आ जाए, अमानिशा उगलता है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। तो देखिए प्रकृति अद्वैत, बात समझिए। या पंक्ति आ जाए, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा संशय। या पंक्ति आ जाए, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार।
समझिए, या पंक्ति आ जाए कि तब भी मैं व्यर्थ ही जीवन में व्यस्त, लिखता रहा अबाध गति मुक्त छंद, किंतु संपादक गण निरानंद। तो आप राष्ट्रीय सामाजिक भावों को जोड़कर लिखें। याद रखिए, पंक्तियों की व्याख्या नहीं होती दोस्तों, व्याख्या तो होती है किसी रचनाकार के रचना दर्शन को लेकर, उसकी रचनात्मक दृष्टि को लेकर, उसके रचनात्मक उद्देश्य को लेकर, पूरी समग्रता के साथ किसी रचनाकार को वह जिस धारा से जुड़ा है। अब देखिए, निराला की व्याख्या करने के लिए आपको छायावादी विशेषताओं की अच्छी पकड़ हो तभी आप कर सकते हैं। तो इतना समझिए, हम लोग इसके व्याख्या पार्ट 2 में और भी कई बातों को देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अब इसके ठीक आगे जैसे यूपी पीसीएस के सिलेबस की शुरुआत हो गई है, तो उसकी और कहानियाँ हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। और अब व्याख्या में हम लोग पहले 1-2 गद्य व्याख्या भी करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफल होकर के आइए।